हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आरंभ बैच। वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे 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 बच्चों, वेलकम बैक। और गाइस, पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये सब निकालना सीख लिया था। ग्रेट, ऑसम। अब आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ में स्टार्ट करने वाला हूँ एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जिसको बोला जाता है, जिसका नाम दिया था श्री श्री अजय देवगन ने। बोलो जुबा केसरी, यानी विमल को मुंह में रख के। दैट इज स्टोइजियोमेट्री। स्टोइजियोमेट्री मतलब उनके मुंह में गुटका था, वो सही प्रोनाउंसिएशन करते उससे पहले ही साइंटिस्ट लोगों ने बोला हाँ हाँ ठीक है, आपने बोला थूके उत्ते में तो लोगों ने नाम छाप दिया कि स्टोइशियोमेट्री, आज से उसको बोलेंगे। तो चलो स्टोइशियोमेट्री हम आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे, स्टोइशियोमेट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन गाइस उसके पहले एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट। 28 मई को शाम 7 बजे अनअकैडमी पर जिस कैटेगरी में मैं पढ़ाता हूँ 8, 9, 10, 10th वाली, जिस कैटेगरी का नाम है जेई नीट फाउंडेशंस, इस कैटेगरी पर जेई नीट फाउंडेशन एनटीएसी, इस कैटेगरी पर हम लोग करने वाले हैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट। वो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर, जो चैप्टर में यहाँ पर अभी पढ़ा रहा हूँ। तो गाइज वैसे तो वो टेस्ट 8, 9, 10, 10th के बच्चों के लिए है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उस टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 7 बजे शाम को वो टेस्ट स्टार्ट होगा, 7:30 बजे एग्जैक्टली वो टेस्ट खत्म होगा। उस टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे, सारे 25 क्वेश्चन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से रहेंगे। और उसके बाद 7:30 बजे मैं एक स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर लूँगा। वो स्पेशल क्लास के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उस स्पेशल क्लास में मैं उस क्वेश्चन पेपर को, जो कि मैंने 25 क्वेश्चन पेपर का टेस्ट बनाया है अनअकैडमी पर, उसको मैं कराऊंगा सॉल्व, और आप लोग भी उसको साथ साथ में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 11, 12th के बच्चे हो और अगर आप वो टेस्ट नहीं दे पाते हो तो कोई बात नहीं, आप वो स्पेशल क्लास ज़रूर अटेंड करना, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के IIT जेई लेवल के, नीट लेवल के जो सवाल आते हैं वो मैं डिस्कस कराऊंगा। तो डोंट फॉरगेट, आप लोगों को शाम 7 बजे वो टेस्ट देना है और 7:30 बजे फ्राइडे को क्लास अटेंड करनी है 28 मई को। इज दैट क्लियर? ग्रेट। चलो तो स्टोइशियोमेट्री की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, स्टोइशियो जो ये वर्ड है ये हमें मिला है स्टोइशियन से। ये जो स्टोइशियन वर्ड है इसका मतलब होता है मैटर, और ये जो मैट्री होता है इसका मतलब होता है मेजरमेंट। यानी बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वी आर ट्राइंग टू मेजर द मैटर। हम एक मैटर के या एक गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अंदर मेजरमेंट करना चाहते हैं, उसको नापना चाहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप मेजरमेंट में क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हो? सबसे पहले आप उसका अमाउंट निकाल सकते हो, या आप उसका वेट निकाल सकते हो, आप उसके मोल्स निकाल सकते हो, आप उसके मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो, और मैं कह सकता हूँ कि उससे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आप ये पता लगा सकते हो, और कभी कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। तो किसी भी एक मैटर का जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या बोला मैंने, कोई भी एक मैटर जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके बारे में आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टोइशियोमेट्री। तो चलो इसका नोट डाउन करना हो तो कर लो। विदाउट एग्जाम्पल विदाउट एग्जाम्पल मैं आपको स्टोइशियोमेट्री नहीं समझा सकता, तो मैं इसको एग्जाम्पल लेकर ही समझाऊंगा, और आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते चलेंगे, आप लोग इसको साथ साथ में लिखते चलेंगे, ताकि आप लोगों को साथ साथ में मज़ा आता रहे। तो नोट कर लिया मेरे प्यारे गुलजारी लालो आप लोगों ने इसको? ग्रेट, ऑसम, सुपर्ब। चलिए तो लेट्स से मैं लेबोरेटरी में गया और मुझे बोला गया दैट ब्यूटेन ऑन कंबशन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और मुझे बोला गया इसके बारे में मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन बताओ कि कितना ब्यूटेन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा,
कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना वाटर बनेगा। तो स्टोइशियोमेट्री के अंदर जो तुम लोगों को स्टेप नंबर 1 लिखनी है, स्टेप 1 इज राइट डाउन द स्केलेटल इक्वेशन। राइट डाउन द स्केलेटल इक्वेशन। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आपको सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्केलेटल इक्वेशन? अनबैलेंस्ड। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। C4H10। आपको इसको रिएक्ट करवाना है ऑक्सीजन के साथ, इसको करना है बर्न, ताकि आपको मिल जाए CO2 और आपको मिल जाए H2। ठीक है। स्टेप नंबर 2 बैलेंस कर दो, बैलेंस द इक्वेशन। अब देखो, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी इस तरीके की कंबशन रिएक्शन आती है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल होता है कि जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो बनेगा NCO2 और वाटर बनेगा N+1 H2O। अब यहां पर क्योंकि 4 कार्बन है तो मुझे यहां पर लगा देना चाहिए 4, और यहाँ पर क्योंकि 10 हाइड्रोजन है तो मुझे यहाँ लगा देना चाहिए 5। देखो N+1, यानी क्योंकि यहाँ पर N की वैल्यू 4 है, नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू 4 है, तो ये वैल्यू बिल्कुल फिट हो गई। 4 कार्बन बैलेंस हो गए, 10 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है तुम्हारा ऑक्सीजन। गिनो ऑक्सीजन कितने? 4 दूनी 8 और 5 13, तो देयर आर 13 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया 13 ऑक्सीजन, तो बेटा यहाँ पर लफड़ा क्या हो जाएगा कि यहाँ ऑक्सीजन का नंबर 13 2 26 हो जाएगा। इसलिए मैं इसको बैलेंस करने के लिए 2 कर देता हूं। अब देखो, अब 13 2 26 ऑक्सीजन तो है, लेकिन डिवाइडेड बाय 2, 26 डिवाइडेड बाय 2 13, तो 13 ऑक्सीजन आपके बैलेंस हो गए। लेकिन अभी भी 13/2 मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ C4H10। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा 13 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ बन जाएगा 4 2 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ बन जाएगा 10 मोल्स ऑफ वाटर। तो दिस इज हाउ यू कैन बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तो आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। नाउ स्टेप नंबर 3, ऑब्जर्व द स्टोइशियोमेट्री। ऑब्जर्व द स्टोइशियोमेट्री। ऑब्जर्व द स्टोइशियोमेट्री। कैसे? देखो, अब सीधी सी बात है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके मॉलिक्यूल्स के आगे जो नंबर लिखा हुआ है इसे बोला जाता है स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या बोला जाता है? स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट। और इसका ही पूरा सिग्निफिकेंस है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इनको ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं? स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट्स। ठीक है। अब यहां पर आपने सबसे पहली चीज क्या ऑब्जर्व करी, ब्यूटेन के मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के आगे 2 लिखा हुआ है, तो मैं इसे बोल सकता हूं कि मेरे पास में 2 मोल्स ब्यूटेन है जो रिएक्ट कर रहा है 13 मोल्स ऑक्सीजन के साथ, ताकि 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन सके और 10 मोल वाटर बन सके। ये हो गई तुम्हारी पहली स्टोइशियोमेट्री। सिमिलरली आप लोग यहां पर ये बोल सकते हैं कि C4H10 का मोलर मास कितना होता है? एक कार्बन का मास 12, तो 12 4 12 1 12, 12 2 24, 12 12 4 48, और 10 हाइड्रोजन यानी कि 58। लेकिन यहाँ पर आपके पास में 2 मोल्स हैं, तो 58 इंटू 2 कर दो, क्योंकि आपके पास में 2 मोल्स हैं। तो 8 2 16, 1 कैरी 116, यानी 116 ग्राम अगर आप ब्यूटेन लोगे तो एक ऑक्सीजन का मास 32 होता है O2 का, तो 32 इंटू 13 तो कितना हो जाएगा? पहले अपन 32 इंटू 10 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 320। फिर 32 इंटू 3 कर लेते हैं, तो 3 2 6, 96 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 9 और 2 11, एक कैरी 416। तो 416 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए ताकि 8 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44, तो 8 का मास 8 4 32, 8 4 32, 352 ग्राम ऑक्सीजन बनेगा। और एक वाटर का मास 18 10 180,
ग्राम्स आपका वाटर बनेगा। आप इन दोनों को सम करो, इन दोनों का सम करो, यहाँ हो रहा है 2, 8 और 5 13, 3 4 और 1 5, इनका सम करो 6 और 6 12, 1 कैरी 1 2 3। हाँ देखो इधर भी 352 ग्राम, इधर भी, मतलब आपका कैलकुलेशन सही है क्योंकि इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो किया है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे फॉलो हो गया। अच्छा, आप तीसरी बात मुझे एक बात बताओ, आप लोग सब जानते हो कि एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो ब्यूटेन के कितने मोल है? 2। तो एक मोल में इतने पार्टिकल, तो 2 मोल में कितने होंगे? मैं लिख दूँ 2 इंटू Na। सर Na का मतलब बेटा एवोगैड्रो नंबर होता है ना, 6.022 इंटू 10⁻23, दिस इज योर एवोगैड्रो नंबर, यही आपका एवोगैड्रो नंबर है। तो एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस यहाँ पर कितने मोल्स हैं? 13 मोल्स, तो आप लिख दो 13 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। इससे आपको क्या मिल जाएगा? इससे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो इससे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू मिल गई। इससे आपको क्या पता चल गया कि आपके पास में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाटर के हैं, कितने ऑक्सीजन के हैं, कितने ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, कितने ब्यूटेन के हैं। यहाँ से आपको क्या पता चल गया? इनका अमाउंट और इनका गिवन मास, या आप सिंपल लिख दो इनका मास। यहाँ से आपको क्या पता चल गया? इनके मोल्स। अब अगर इमेजिन करो ये सारे अगर गैसियस फॉर्म में है, गैस 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 और वेपर, तो आप सब लोग जानते हो, मैंने सिखाया ही है कि 1 मोल हमेशा 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो क्योंकि यहाँ पर इसके 2 मोल है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर, ये हो जाएगा 13 इंटू 22.4 लीटर, ये हो जाएगा 8 इंटू 22.4 लीटर, और ये हो जाएगा 10 इंटू 22.4 लीटर। तो आपको यहाँ से इसका क्या पता चल गया? आपको वॉल्यूम पता चल गया, ये जो आपने गैसेस इस्तेमाल करी। तो देखो आपने सिर्फ एक रिएक्शन को बैलेंस करके इस रिएक्शन के पूरे परकच्चे उड़ा दिए। आपने इस रिएक्शन को पूरी तरीके से समझ लिया, आपने इस रिएक्शन के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो निकाली, और यही तो तुम्हारी स्टोइशियोमेट्री होती है। दिस इज योर स्टोइशियोमेट्री। तो इस तरीके से आप लोग स्टोइशियोमेट्री का पता लगा सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपको इसके ऊपर एक सवाल करवा सकूं। सवाल करेंगे तो समझ में आएगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है। हो गया? डन? चलो सवाल करते हैं। चलो ओके, क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड reacts with water to form acetylene and calcium hydroxide. Find the number of moles of water required to react with 1 mole, नहीं, to react with 2 mole of कैल्शियम कार्बाइड। अब सवाल ध्यान से पढ़ना। आपसे बोला गया है कि कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और एसिटाइलिन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। आपको यह पता लगाना है कि अगर आपके पास में कैल्शियम कार्बाइड के 2 मोल्स हैं तो कितना मोल पानी लगेगा ताकि ये ऊपर वाली रिएक्शन हो सके। तो पहले तो स्टोइशियोमेट्री का रूल नंबर 1, स्केलेटल इक्वेशन लिखो। कैल्शियम कार्बाइड इज CaC2, कैल्शियम कार्बाइड इज CaC2
ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने इसको ट्रीट करा वाटर के साथ, तो यहाँ पर क्या बना, एसिटाइलिन। बेटा एसिटाइलिन मतलब तुम्हारा C2H2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH2। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करो। सीधा सा हिसाब है, बिल्कुल सीधा सा हिसाब है कि यहाँ पर आपके पास में हाइड्रोजन देखो कितने दिख रहे हैं, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, 2, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और वो हाइड्रोजन 2 है, जबकि हाइड्रोजन 4 होने चाहिए और ऑक्सीजन 2, तो 2 लगा दिया, हो गई बैलेंस, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो यहां पर इस केमिकल रिएक्शन से मुझे क्या समझ में आया कि अगर मेरे पास में 1 मोल कैल्शियम कार्बाइड है तो उसके लिए मुझे 2 मोल वाटर लगेगा, ताकि 1 मोल एसिटाइलिन बन जाए और 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाए। अब सवाल क्या है, पूछो। सवाल बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड व्हेन 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इज देयर। तो अब यहाँ पर आप स्टोइशियोमेट्री की देखो इक्वेशन कैसे बनाएंगे। जब आपके पास में 1 मोल कैल्शियम कार्बाइड होता है तो उसके लिए आपको कितने मोल वाटर की ज़रूरत लगती है, यू विल हैव 2 मोल ऑफ वाटर। नाउ दिस इज एज पर स्टोइशियोमेट्री, दिस इज एज पर स्टोइशियोमेट्री। नाउ व्हाट इज गिवन, सवाल में क्या गिवन है, यू हैव 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, यू हैव 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि कितने मोल्स वाटर रिक्वायर्ड है। बस अब आप लोग समझ ही गए होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है यहाँ पर। अब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ये बेसिक स्टेप्स, आप उतनी ज़्यादा जल्दी कर पाओगे। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 2 × 2 यानी कि 4। तो देयरफॉर कितने मोल्स पानी चाहिए, 4 मोल्स वाटर इज रिक्वायर्ड, दैट्स इट। तो ये है तुम्हारा स्टोइशियोमेट्री, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज स्टोइशियोमेट्री। नोट करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। सुपर। अब स्टोइशियोमेट्री कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ करवाने वाला हूं, जिस पर से मैक्सिमम टाइम सवाल देखे गए हैं। वैसे एनसीईआरटी के अंदर उस पर 1 या 2 ही सवाल हैं, लेकिन अगर हम जेईई नीट की बात करें तो काफ़ी सवाल देखे गए हैं। दैट इज़ योर लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ, बहुत प्यारी चीज़ होती है, इसमें बड़ा मज़ा आता है मेरे को पढ़ाने में। एक बड़ा फेवरेट टॉपिक में से एक है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे समझे इसको, देखो इमेजिन करो तुम साइकिल बनाते हो। अरे सर क्या मजाक है, कभी कैडबरी जेम बनवाते हो, कभी लेस कुरकुरे भरवाते हो, अब तुम साइकिल बनवा रहे हो, ठीक है। तो मानो हमारी कंपनी है MCBC साइकिल्स, है ना। साइकिल में हमारे पास में लगते हैं 2 टायर्स, एक और टायर, फिर यहां से लगता है एक हैंडल, फिर हैंडल से लगती है बॉडी, बॉडी पर आती है सीट, फिर सीट पीछे जुड़ जाती है, यहाँ से आती है चेन, चेन पे यहाँ रहता है तुम्हारा पेडल, ठीक है, और ये आगे से कनेक्टेड रहती है। तो ये बन गई तुम्हारी साइकिल। तो साइकिल बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हैंडल, टायर्स, सीट, पेडल, चेन और बॉडी। फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीज़ों की ज़रूरत है ना। अब हम लोग साइकिल बना रहे हो और अचानक से एक दिन हमको किसी नेताजी का फ़ोन आया। नेताजी ने बोला कि हम ढोंग करने जा रहे हैं
और आज हमें 100 साइकिल की ज़रूरत है। हम साइकिल चलाएंगे और बोलेंगे पेट्रोल के भाव कम करो, तो 100 साइकिल की हमें ज़रूरत है। और साइकिल का ऑर्डर अपनी कंपनी को मिल गया। मैंने बोला साइकिल तो देंगे पर भैया एडवांस, तो हमें थोड़ा सा एडवांस दे दिया। अब एडवांस दिया जरा सा, एडवांस बहुत कम दिया, नेताजी हैं कोई पैसे थोड़ी देंगे, अपने को मालूम है चोर है, तो अपने को थोड़ा सा पैसा दे दिया। अब मैं गया मार्केट, तुम लोग अभी साइकिल असेंबल करने के लिए बैठे हो कि यस मृत्युंजय सर आएंगे, सामान लाएंगे, हम साइकिल असेंबल करेंगे, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। तो हम गए और सामान लेने के लिए गए। मैंने पूछा भैया ये चेन कैसी दी? उनने कुछ भाव बताया। मैंने कहा चेन तो बहुत सस्ती हो गई यार। चलो एक काम करो, 100 साइकिल का ऑर्डर है, आप तो मेरे को सेफर साइड 105 चेन दे दो। मैंने कहा अपने बच्चे एकदम खुश हो जाएंगे, बोलेंगे मज़ा आएगा ना बिड़ू, 105 चेन। फिर मैं आगे गया पैडल की दुकान। मैंने कहा भैया पैडल कैसे दिए? सस्ते हो गए भैया पैडल। ठीक है, मैंने कहा एक काम करो, मेरे बजट में आ रहे हैं, तुम मेरे को 105 पैडल भी दे दो। फिर मैं आगे सीट की दुकान पे गया। सीट का भाव जितना मैं सोच के गया था लगभग उतना ही रहा। तो मैंने बोला भैया पैसे बचाते हैं, आप तो मेरे को 100 सीट दे दो क्योंकि 100 साइकिल बनानी। हैंडल की दुकान पे गया, भैया हैंडल कैसे दिए? अरे बोले हैंडल तो क्या है भैया, हम चोरी का पाइप लाते हैं, पाइप मोड़ देते हैं, आप जितना पैसा दे दो उतना ले जाओ। मैंने कहा चल एक काम कर, बच्चे खुश हो जाएंगे, 110 हैंडल दे दे। अब क्या मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा हूँ कि जो क्वांटिटी चाहिए उससे मैं तकरीबन ज़्यादा ही ले रहा हूँ। मैं बॉडी वाले की दुकान पे क्या, भैया बॉडी कैसी दी? बोले क्या है, पाइप चुरा के लाते हैं, जोड़ के बना देते हैं, आप जो समझ लो। मैंने कहा चल एक काम कर, मेरे को अभी टायर भी लेने, मेरे को 102 बॉडी दे दे। ठीक है, अब मैं टायर लेने गया। जैसे टायर वाले ने भाव बोले और मेरे फट गई। अरे बाप रे इतने भाव बढ़ गए, अब मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे। तो फिर मैंने सोचा पैसे भी नहीं बचे और टायर के भाव भी बढ़ गए हैं, तो मैंने हैंडल ज़्यादा ले लिए, सीट भी ले ली, पैडल भी ज़्यादा है, चेन भी ज़्यादा है, बॉडी भी ज़्यादा है। काम कर तू तो एक काम कर, मेरे को क्या कर 190 टायर दे दे, किसी को क्या ही पता चलेगा, टायर अगर कम होंगे तो किसी को क्या ही पता चलेगा। ऐसा सोच के मैं टायर ले आया। अब मैंने तुमको टायर असेंबल करने के लिए दे दिए, गाड़ी असेंबल करने के लिए दे दी। आप खुद सोचकर बताओ कि आप इतने मटेरियल के साथ कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स बना सकते हो। आप खुद सोचो कि आप इतने मटेरियल के साथ कितनी साइकिल्स कंप्लीट 100%, जिस पे हमारा नेताजी ढोंग कर सके साइकिल का, उसमें आप कितनी बना सकते हो? बताओ 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 बताओ। आपकी नज़र बोलेगी हैंडल ज़्यादा है, बेल आइकॉन फर्क नहीं पड़ता, सीट बराबर है, बेल आइकॉन फर्क नहीं पड़ता, पेडल चेन और बॉडी ज़्यादा है, हमको बेल आइकॉन फर्क नहीं पड़ता, हमको फर्क पड़ रहा है टायर से। क्योंकि टायर जितनी मात्रा में चाहिए थे उतनी मात्रा में आए नहीं है। हमको 100 साइकिल बनाने के लिए 200 टायर लगते हैं, क्योंकि एक साइकिल में 2 टायर लगते हैं। लेकिन हमारे मृत्युंजय सर 190 टायर ही लाए, तो बताओ कितनी साइकिल बनेगी? 95 साइकिल्स ही बन पाएगी। क्या मैंने सही बोला? मैंने बिल्कुल सही बोला। कितनी बन पाएगी? सिर्फ और सिर्फ 95 साइकिल्स। सो देयरफॉर आप सिर्फ 95 साइकिल्स ही बना पाओगे। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे ये रीज़न है कि हमको साइकिल बनाने के लिए जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी उसमें से एक चीज़ रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम थी, एक चीज़ रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम थी। देयरफॉर द थिंग which is less than required quantity, the thing which is less than the required quantity, which is less than the required quantity is called as limiting reagent। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? टायर। क्योंकि टायर ने आपको लिमिट कर दिया आपके डिजायरेबल अमाउंट को अचीव करने से। जितनी मात्रा में आपको प्रोडक्ट चाहिए था आप उतनी मात्रा में प्रोडक्ट नहीं बना पाए। आपको जितना समय 100 साइकिल बनाने में लग रहा था
अब उससे कम समय में ही आपका काम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आप 100 साइकिल बना ही नहीं पाए, आप 95 बनाकर बैठ गए। आपका काम जल्दी खत्म हो गया क्योंकि रॉ मटेरियल ही खत्म हो गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट होता है जो आपके डिजायरेबल प्रोडक्ट को जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते थे, जितने समय में आप बनाना चाहते थे, उसमें ना करने दे। उसकी वजह से आपका काम जल्दी खत्म हो जाए और जितनी मात्रा में आपको प्रोडक्ट चाहिए था उतनी मात्रा में आपको प्रोडक्ट ना मिल सके। दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। अब अगर यही एग्जांपल मैं आपको केमिस्ट्री में लेकर समझाऊं तो अब आप लोगों को केमिस्ट्री के अंदर भी ये चीज समझ में आएगी और आपको इसके लिए भी स्टोइशियोमेट्री का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में एक रिएक्शन हो रही है जिसमें आप लोगों ने मीथेन का ट्रीटमेंट ऑक्सीजन के साथ करा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाए। ठीक है, जैसे ही आपने यहां पर 2 लगाया और यहां पर 2 लगाया, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। नाउ आपकी स्टोइशियोमेट्री क्या कहती है? आपको समझ में आया स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या हो गया? आपको पता है कि एक साइकिल बनाने में 2 टायर लगते हैं, एक हैंडल लगता है, एक पैडल लगता है, एक सीट लगती है, एक बॉडी लगती है। पैडल एक लगता है, 2 पैडल जुड़ के एक ही बनता है। पिछले साल बच्चे बोलते सर 2 पैडल लगते हैं। अबे मैंने कहा ढोरो जुड़ा हुआ है ना, इसलिए एक लगता है। तो आपको ये आपकी स्टोइशियोमेट्री हो गई, जो आपको पता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसको बदला नहीं जा सकता, जो फिक्स है, वो स्टोइशियोमेट्री है। तो जैसे साइकिल में 2 टायर फिक्स है ना, वैसे ही स्टोइशियोमेट्री आपको एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर फिक्स बात बताती है कि अगर मेरे पास में 1 मोल मीथेन है तो 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 2 मोल वाटर बनेंगे। ये स्टोइशियोमेट्री है, ये फिक्स है। समझ में आ गई बात आपको? मतलब कि 16 ग्राम मीथेन के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए ताकि 44 ग्राम वाटर और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम आपको वाटर मिल सके। इज दैट क्लियर टू यू? लेकिन अगर आपको कोई बोल दे दैट इफ 8 ग्राम मीथेन is treated with 30 gram of oxygen, find the carbon dioxide and water formed। मतलब अब यहां पर आपको एक वैल्यू दे दी। अब देखो बेटा, आपको यहां पर सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या ये गिवन वैल्यू स्टोइशियोमेट्री वैल्यू को फॉलो कर रही है। आपको पहले ये देखना पड़ेगा। आप यहां पर खुद देखो कि 16 ग्राम मीथेन के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए होता है। ये चाहिए ही चाहिए। समझ में आ गई बात आपको? मतलब अगर मैं इसका सिंपल रेशो निकालूं तो 1:4 का रेशो चाहिए। मतलब अगर तुम्हारे पास में 1 ग्राम मीथेन है तो 4 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अब सवाल में आपको गिवन वैल्यूज क्या दे रखी है कि 8 ग्राम मीथेन के लिए 30 ग्राम ऑक्सीजन अवेलेबल है। जरा इसका सिंपल रेशो निकालो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 होता है, तो 32 से तो कम है, तो 8 3 जा 24, 6 कैरी 60, 8 8 जा 64, 3.7 के आसपास कुछ आपको वैल्यू मिलेगी। मतलब आपको सवाल में क्या वैल्यू दे रखी है कि अगर तुम 1 ग्राम मीथेन लेते हो तो हमारे पास में मात्र 3.7 ग्राम ऑक्सीजन ही अवेलेबल है। लेकिन स्टोइशियोमेट्री जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है वो क्या कहता है कि 1 ग्राम मीथेन के लिए 4 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन गिवन वैल्यू के हिसाब से 1 ग्राम मीथेन तो है लेकिन ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन चाहिए था 4, है 4, देयरफॉर
इस वैल्यू में ऑक्सीजन क्या बन गया तुम्हारा, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई? तो ऑक्सीजन क्या बन गया आपका, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो हम इसको लिख लेते हैं ठीक तरीके से, हम इसको ठीक तरीके से लिख लेते हैं दैट अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्री, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम इसका, दैट अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्री 16 ग्राम मीथेन required 64 gram oxygen, but we have 8 gram of methane. So how many gram of oxygen is needed? हमने लिख दिया उसको x। भाई नजर घुमा के समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखोगे ये बता रहा हूं। सो x इज इक्वल टू 8 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 16, 16 4 द 64, 8 4 द 32। तो यहां पर आप लिखेंगे therefore 32 ग्राम ऑक्सीजन इज required, but we have only 30 gram oxygen with us, therefore it is limiting reagent। समझ में आ गई बात? आप क्या करें, याद करो साइकिल में पैडल ज़्यादा थे, सीट ज़्यादा थी, हैंडल ज़्यादा थे, बॉडी ज़्यादा थी, टायर कम थे। तो आपकी जो नंबर ऑफ साइकिल्स बन के तैयार हुई वो किस पर डिपेंड करी, टायर्स पे, क्योंकि टायर्स रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम थे। तो जो चीज़ लिमिटिंग रिएजेंट होती है आपका फाइनल प्रोडक्ट की मात्रा भी उसी पर डिपेंड करती है। तो यहां पर आप एक स्टार बनाकर चाहो तो पॉइंट लिख लो दैट द फाइनल प्रोडक्ट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन LR, यानी लिमिटिंग रिएजेंट पर ही डिपेंड करेगा। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा इतना सारा नोट करो क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पे, जल्दी से नोट करो। हो गया? आगे बढ़े, ग्रेट। तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो मीथेन तो एक्सेस में, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप लोगों को ऑक्सीजन को ध्यान में रख के काम करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा बनेगी। देखो अगर आपके पास में 64 ग्राम ऑक्सीजन होता है तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये बात स्टोइशियोमेट्री से समझ में आ गई। लेकिन आपके पास में तो 30 ही ग्राम ऑक्सीजन है, तो 30 ग्राम ऑक्सीजन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा हम इससे पता लगा सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 44 इंटू 30 अपॉन 64। 4 1 4, 2 कैरी 16, 11, 2 8 16, 15। तो 11 इंटू 15 बाई 8 जो भी आपकी वैल्यू आएगी आप इसको सॉल्व कर लो। चलो कर देते हैं। 15 इंटू 10 150 और 15 165, 165 डिवाइडेड बाई 8, 8 2 16, 0, 20.8 ग्राम्स, 20.8 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मतलब अगर आप यहाँ पर 8 ग्राम मीथेन और 30 ग्राम ऑक्सीजन लेकर चलते हो जो कि आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया है, तो आपको 20.8 ग्राम ही ऑक्सीजन मिलेगा। वहीं पर अगर आप वाटर की बात करते हो तो अगर तुम्हारे पास में 64 ग्राम ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, मुझे इसी की वैल्यू से सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, तो 36 ग्राम पानी बन जाता है। लेकिन अभी तो तुम्हारे पास में 30 ग्राम ही ऑक्सीजन है, तो वाटर कितना बनेगा इसको भी x मान लेते हैं। तो x की वैल्यू 30 इंटू 36 अपॉन 64, तो 16, 4 9 36, 2 8 16, 15 और 15 9 135 अपॉन 8, 8 1 8, 5 कैरी, 8 7 56, यानी 16.9 ग्राम्स के आसपास आपका वाटर बनेगा। 16.9 ग्राम वाटर बनेगा आपका। तो इस तरीके से आप लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट के सवाल सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन। ज़रा इसको नोट करो। मैं एक सवाल और करवाता हूँ, मैं एक सवाल देखो और करवाता हूँ, बढ़िया मज़ा आएगा लिमिटिंग रिएजेंट के सवाल सॉल्व करने में। सो ज़रा फटाफट नोट करो ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, अपन एक बार लिमिटिंग रिएजेंट को डिफाइन भी कर लेते हैं।
और समझ लेते हैं कि किस तरीके से, अगर स्कूल वाले पूछे तो क्या लिखना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज द सब्सटेंस which is present in lesser quantity than required as per stoichiometry and therefore the stoichiometry of product formed will depend on limiting reagent। मतलब फिर आपका जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, मास है, मोल्स है, मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल है, वॉल्यूम है, वो सब किस पर डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट पे, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम होगा। भाई आपको सबको ये बात क्लियर हो गई कि भैया अगर साइकिल बनाने में टायर कम पड़ गए तो हम साइकिल कम बना पाएंगे, इवन दो दूसरी चीज़ें ज़्यादा हैं तो वो सब हम बोलेंगे ये सब एक्सेस है, ये सब एक्सेस में पड़ा हुआ है। एक्सेस में होने की वजह से हमारे लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि एक चीज़ रिक्वायर्ड से कम पड़ गई, शॉर्टेज हो गई, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया वो। इसीलिए आपका जो फाइनल साइकिल बन के तैयार हुई वो 100 की जगह 95 ही हुई थी। चलो नोट कर लिया, आगे बढ़े, सवाल सॉल्व करें लिमिटिंग रिएजेंट पर एक। बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। मैं यहाँ पर दूसरा सवाल करवाता हूँ। सवाल यह है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 10 ग्राम HCl के साथ। तो पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज formed, what mass of carbon dioxide is formed। अच्छा सी, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, CaCO3, पागल हो गया हूँ मैं, पागल। करो सॉल्व, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या करें सर, पहले स्टोइशियोमेट्री से शुरू करते, किसी भी सवाल को स्टोइशियोमेट्री से शुरू करो। पहले अनबैलेंस्ड या मैं कहूँ स्केलेटल इक्वेशन लिखो, CaCO3 प्लस HCl। हम लोग जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा 2। आई थिंक अब सब बैलेंस्ड है। एक कार्बन नहीं, हाँ एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, एक कैल्शियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ठीक है, बैलेंस हो गई। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन से मुझे क्या पता चला कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, 2 मोल HCl है, और क्योंकि प्रोडक्ट में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, मैं टाइम सेव करने के लिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यूज लिखूंगा, बाकी इसकी बात लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं जानता हूँ 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम के बराबर होता है। मैं जानता हूँ 1 मोल HCl 36.5 के बराबर होता है। तो 2 कितना हो जाएगा, 5 5 10 6 6 12 13 73, तो हो जाएगा 73 ग्राम्स। और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 44 ग्राम। अब यहाँ पर सवाल में आपको वैल्यू क्या दे रखी, देखो सवाल में क्या वैल्यू दे रखी, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 10 ग्राम HCl के साथ। तो पहले ज़रा कॉपी के साइड में सिंपल रेशो वाला लॉजिक लगा लो कि अगर तुम्हारे पास में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो 73 ग्राम HCl लगेगा। तो इसका रेशो क्या हो गया, 1 ग्राम इज टू 0.73 ग्राम। मैंने दोनों को 100 से डिवाइड कर दिया, ये तुम्हारा इनका रेशो हो गया स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से। लेकिन गिवन क्या है, 10 ग्राम इज टू 10 ग्राम, यानी 1:1 ग्राम। अब बताओ तुमने क्या ऑब्जर्व करा, आपने यही देखा कि अगर 1 ग्राम
मेरे पास में कैल्शियम कार्बोनेट तो मात्र 0.73 ग्राम मेरे को HCl लगेगा, मतलब 1 ग्राम से भी कम। लेकिन यहां मैं क्या देख रहा हूं, दोनों 1-1 ग्राम है, मतलब HCl अगर कैल्शियम कार्बोनेट 1 ग्राम है तो HCl कम होना चाहिए था, मतलब HCl ज़्यादा है। इसका मतलब मैं अब ऐसा बोलूँगा कि अगर 0.73 ग्राम HCl होता तब मुझे 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की ज़रूरत लगती, लेकिन अब मेरे पास में HCl ज़्यादा है, अब मेरे पास में HCl 1 ग्राम है, तो ऑब्वियसली CaCO3 मेरे को ज़्यादा चाहिए होगा, 1 ग्राम से डेफिनेटली ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट तो इतने में ही लग जाता है। लेकिन अगर HCl 1 ग्राम हो गया तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस रेशो से मेरे को समझ में आ गया दैट कैल्शियम कार्बोनेट इज माय लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पर मैं इसको मान लूंगा X। क्यों X मान लूंगा? क्योंकि ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम है। तो पहले मेरे को बताना पड़ेगा ना कि कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लगता अगर 10 ग्राम HCl की रिक्वायरमेंट होती। तो यहां पर आई विल फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड। तो देखो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पर 73 ग्राम HCl, लेकिन 10 ग्राम HCl पर कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट? X। तो X इज इक्वल टू 100 इंटू 10/73। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो कुछ लंबा कैलकुलेशन दिख रहा है बड़ू लोग अपने को, तो लंबा कैलकुलेशन दिख रहा है। तो इसके लिए अपन लोग क्या करेगा, अपन 100 को 10 से मल्टीप्लाई करके 1000 डिवाइडेड बाई 73 कर देगा, तो 13.6 ग्राम। तो आप लोगों को 13.6 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड था, लेकिन मिला कितना? मिला कितना? ओनली 10 ग्राम। सो देयरफॉर बिल्कुल सही बात पकड़ी हमने कि कैल्शियम कार्बोनेट इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। सो आप लिख सकते हैं देयरफॉर CaCO3 इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब आगे का सवाल क्या है? आगे बस वो आपसे यही जानना चाह रहा है, आगे बस वो आप लोगों से यही जानना चाह रहा है कि कितना CO2 बनेगा। अब आप खुद देखो, आप खुद देखो ना कि अगर आपके पास में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होता तो 44 ग्राम CO2 बनता। अगर आपके पास में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होता तो ये डेफिनेटली आपको 44 ग्राम CO2 बनाकर देता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपके पास में मात्र आपके पास में 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, क्योंकि यही लिमिटिंग रिएजेंट है, इसलिए मैंने इसको एक्सेस मान लिया। और जो चीज़ एक्सेस में होती है वो कभी भी फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालती, क्योंकि वो तो ज़्यादा है, वो तो बना देगी। लेकिन जो कम है उसकी वजह से रिएक्शन रुक रही है, जो कम है उसकी वजह से प्रोडक्ट कम बन रहा है। तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को लेंगे और बोलेंगे कितने ग्राम CO2 बना? X ग्राम CO2 बना। तो X की वैल्यू क्या हो गई? 44 इंटू 10/100। 100 का 10 कैंसल आउट, तो X की वैल्यू क्या हो गई? 4.4 ग्राम। सिंपल एज दैट, 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आप लोग स्टोइशियोमेट्री के सवालों को सॉल्व कर सकते हो। अब गाइज आप लोगों को आज का मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, NCERT खोलो और उसमें 1.5 एग्जाम्पल सॉल्व करो। वहां पर ध्यान रखिएगा आपको वैल्यूज केजी में दे रखी है, आप उसको ग्राम इमेजिन कर लो या उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। भाई अगर मान लो तुमको कोई चीज़ 50 किलो दे रखी है तो उसको 50,000 ग्राम कर लो। कोई चीज़ 10 किलो दे रखी है तो उसको 10,000 ग्राम कर लो। भाई चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो आप पर डिपेंड करती है। एक बार इसको ट्राई करना। अगली क्लास में मैं पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, यानी मोलारिटी, मोलैलिटी,
मोल फ्रैक्शन, उसकी तरफ चलेंगे। तो अगले लेक्चर में मैं और कुछ सवाल करवा दूंगा और फिर आपका मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब का वीडियो मैंने ऑलरेडी शूट कर रखा है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। वही मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से आपको दे दूंगा ताकि आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।